हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लाए हैं चौथा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। बच्चों, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? है बच्चों, यूनिटी का मतलब होता है सिंगल पर्सन, एंड कमांड का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्डर। तो जो ये कहता है कि जो एम्प्लॉयज है ना, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस होना चाहिए, मल्टीपल बॉसेस नहीं होने चाहिए। तो एक डायग्राम बना के आना बच्चों, यहाँ पे आप एक कार्टून बना देना कि अगर मान लो एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए ये हमारा एम्प्लॉय है, तो ड्राइंग मेरी कार्टून बड़ा ऐसे कार्टून बना देना। उसको एम्प्लॉय है हमारा, ये हमारा एम्प्लॉय है, और वो बड़ा कंफ्यूज्ड है। क्या कंफ्यूज्ड है? उसके मल्टीपल बॉसेस हैं, तो उसे समझ नहीं आ रहा वो किसकी बात सुने। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एम्प्लॉय का एक बॉस होना चाहिए, उसे एक जगह से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसके मल्टीपल बॉसेस होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका कमांड मानूं और किसकी कमांड नहीं मानूं। एग्जाम्पल, हमारे यहाँ हरिओम भैया है ना, अगर मैंने ऑर्डर दिया और उधर से हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं आशा मैम, मेरी वाइफ है, उन्होंने ऑर्डर दिया, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किसका बात मानूं, मेरी बात माने या आशा मैम की बात माने, है ना। तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और उसके लिए बहुत खतरे की घंटी बज जाएगी। क्या खतरे की घंटी बन जाएगी कि अगर मान लो उसने मेरी बात नहीं मानी तो अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी मेरी, और अगर आशु मैम की नहीं मानी तो अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, उनकी अंडरमाइन हो जाएगी, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, भाई क्या करूं मैं, ठीक है ना, किसकी बात मानूं मैं, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसिप्लिन इन डेंजर। और मैं उसको, ओए तूने मेरी बात नहीं मानी, रूल्स रेगुलेशन तोड़ता है कि मैं जो कह रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा तू। स्टेबिलिटी थ्रेटन हो सकता है, मैं गुस्सा आ जाए और उसे बाहर निकाल दूं, है ना भाई। तो उसको स्टेबिलिटी इज इन डेंजर, उसको बाहर भी निकाला जा सकता है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा, ठीक है ना। तो ये यही कहता है कि इफ देयर इज अ मल्टीपल बॉसेस, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और उसे ये समझ नहीं आएगा मैं किसका पहले ऑर्डर मानूं। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड आप फॉलो नहीं करते तो उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, किसी ना किसी एक बॉस की अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑर्डर उससे डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड डिसिप्लिन इन डेंजर एंड स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड। तो मोरल स्टोरी यूनिटी ऑफ कमांड बच्चों यही कहता है। क्या कहता है यूनिटी ऑफ कमांड बच्चों? कि आपको एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, मल्टीपल बॉसेस नहीं होने चाहिए। अगर मल्टीपल बॉसेस होंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, उसे ये समझ नहीं आएगा वो किसकी बात माने, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी थ्रेटन्ड हो जाएगी। समझ आ गया जो? तो मुझे उम्मीद है यूनिटी ऑफ कमांड समझ आ गया होगा। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है एक बॉस को, मतलब कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस होना चाहिए, मल्टीपल बॉसेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं जो अगला है जो प्रिंसिपल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पहले तो फ्योल बाबा कहते हैं, हेनरी फ्योल बाबा जिनके हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं बच्चों? वो कहते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो हर जगह होना चाहिए, वेदर इट इज स्कूल, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे होम हो या फॉर्म हो, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवेयर। हर जगह डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि इस टाइम पे आपको स्कूल आना पड़ेगा तो आपको वापस भेजा जाएगा, है ना। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। जो बंदा फॉलो ना करे उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए। साथ में फ्योल बाबा ने यह भी कहा कि डिसिप्लिन सिर्फ लोअर लेवल के लिए नहीं है, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वेदर इट इज टॉप लेवल, वेदर इट इज लोअर लेवल, वेदर इट इज मिडिल लेवल। तो जो प्रिंसिपल डिसिप्लिन कहता है कि भैया कि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, जिसे कह सकते हैं परवेसिव है, मैंने बताया था परवेसिव, यूनिवर्सल, चाहे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, होम है, फॉर्म है, ठीक है। फ्योल बाबा कहते थे कि भैया हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए, वेदर इट इज टॉप लेवल, वेदर इट इज मिडिल लेवल, वेदर इट इज लोअर लेवल। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो कि हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर कोई बंदा फॉलो नहीं करता, अगर वो फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर फाइन इम्पोज करना चाहिए। हमें क्या फाइन? हमें उसके ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए। मुझे उसके ऊपर केस स्टडी आती है हमेशा कि ना एक कंपनी है बहुत हैवी लॉसेस में जा रही है, एक कंपनी है बहुत हैवी लॉसेस में जा रही है और वर्कर्स ने ओवर टाइम कर कर प्रोडक्शन बढ़ाई और उसे लॉसेस से उभार दिया। और उन्होंने उस समय जब लॉसेस में थी ओवर टाइम के चार्जेस नहीं मांगे, लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको ओवर टाइम के पैसे देने से अब मना कर दिया है। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेट हो रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर
लोअर लेवल एज वेल एज टॉप लेवल वर्कर्स ने डिसिप्लिन दिखाया, जो लॉसेस में थे उन्होंने नहीं मांगा ओवर टाइम, लेकिन टॉप लेवल प्रॉफिट में आ गए तो उनका फर्ज बनता है कि उनको ओवर टाइम दे, लेकिन वो नहीं दे रहे तो एक तरह से वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। थैंक यू बच्चों। अगला देखिएगा, अगला जो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगला प्रिंसिपल बच्चों सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय है या मैनेजर है, उसे अपने इंटरेस्ट से ऊपर क्या रखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट रखना चाहिए। आपने सुना भी होगा सबसे पहले कंट्री फर्स्ट, यानी कि आपको सबसे पहले कंट्री का इंटरेस्ट देखना चाहिए, कंट्री के बाद जहाँ के लिए काम कर रहे हो उसका देखना चाहिए, फिर फैमिली का इंटरेस्ट देखना चाहिए और लास्ट में अपने आप को खड़ा रखना चाहिए। इसी तरह ये भी यही कहता है कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के साथ, तो आप अपना इंटरेस्ट को कभी नहीं देखेंगे, आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ही देखेंगे। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एक मैनेजर शाम है, केस स्टडी भी ऐसी आती है जो एक मैनेजर शाम है, ये ABC कंपनी में काम करते हैं। इनका ये मैनेजर शाम का एक कज़न है, वो राम एंटरप्राइजेस का मालिक है, उनके कज़न जो है राम एंटरप्राइज में काम करते हैं। राम एंटरप्राइज के मैनेजर शाम चाहता है कि राम एंटरप्राइज से रॉ मटेरियल खरीदा जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल इसलिए खरीदा जाए क्योंकि वो 2% उन्हें कमीशन ऑफर कर रहे हैं मैनेजर साहब को, और साथ में वो कज़न भी है, राम एंटरप्राइज के जो ओनर है वो कज़न भी है मैनेजर शाम के, तो इसलिए उनका पर्सनल इंटरेस्ट तो है कि राम एंटरप्राइज से खरीदा जाए क्योंकि उनको 2% कमीशन ऑफर हुई है, साथ में उनका मैनेजर भी है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की बात करें, ये जो राम एंटरप्राइज है इनका जो रॉ मटेरियल है थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है, तो अगर इनसे खरीदा जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल इन्फीरियर क्वालिटी का आएगा। इसलिए अगर मैनेजर शाम राम एंटरप्राइज से खरीदता है तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट करता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए एज कंपेयर टू जनरल इंटरेस्ट। समझ आ रही है बच्चों बात? तो आपको अपना ऊपर क्या रखना है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट यही कहता है कि एक मैनेजर को अपने इंटरेस्ट से ऊपर किसका इंटरेस्ट देखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट देखना चाहिए। अगर उसका कोई फायदा हो रहा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नुकसान हो रहा है तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। समझ आ गया बच्चों बात? तो हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट रखना चाहिए, उसके बाद अपने इंटरेस्ट देखना चाहिए। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। केस स्टडी भी ऐसी आएगी कि एक मैनेजर है, उसका इंटरेस्ट है रॉ मटेरियल ऐसे बंदे से खरीदना जहाँ पे उसका फायदा हो रहा हो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नुकसान हो रहा है, तो अगर वो ऐसा करता है तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट करता है, सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक बार पढ़िएगा, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल से ऊपर होना चाहिए। प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को देनी है, मैनेजर इंटरेस्ट को नहीं देनी। तो जो अच्छे से नोट बनाइए और केस स्टडी पढ़िए और देखिए कितनी जल्दी आपको हो जाएगी BST। थैंक यू बच्चों।